Good morning, class 10th student. Today 11 September 2020 on Friday. Today I attend online class topic and textbook भाषा अधिगम और व्याकरण. टाइटल काइंड ऑफ सिंटैक्स. वाक्य विचार. इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी, मैंने इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में आपको वाक्य की डेफिनेशन बताई थी, इसके एग्जाम्पल बताए थे और वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, इनकी डेफिनेशन बताई थी और इनके एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए थे. तो आज मुख्य रूप से जो वाक्य रचना है, वाक्य रचना में दो चीज़ें मुख्य हैं. एक तो पदक्रम और एक अनुवृत्ति. वाक्य में प्रयुक्त पदों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है. यह संबंध दो प्रकार का होता है, अर्थात दो बातों पर डिपेंड करता है. एक तो वाक्य का पदक्रम और एक वाक्य की अनुवृत्ति. अब पदक्रम क्या है आप जानते हैं. जब हम वाक्य को बनाना सिखाते हैं या लिखना सिखाते हैं तो उसका एक व्याकरणिक प्रारूप होता है. व्याकरणिक प्रारूप क्या होता है? वाक्य में सबसे पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए. इस प्रकार का जो वाक्य का व्याकरणिक प्रारूप है उसे हिंदी व्याकरण में पदक्रम कहा जाता है. जैसे वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता आता है, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद पूरक आता है, उसके बाद क्रिया, क्रिया के बाद क्रिया विशेषण आदि सामान्य रूप से पदक्रम के अंतर्गत आते हैं. किसी भी वाक्य को इन चीज़ों के क्रम में लिखा जाता है, तभी वो वाक्य सार्थक बनता है. तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया विशेषण आदि आदि सो ऑन. उदाहरण के लिए मैं अगर एग्जाम्पल से अपनी बात स्पष्ट करना चाहूँ तो उदाहरण है, विकास साइकिल चलाता है. विकास क्या है? इसमें पदक्रम के अनुसार आपका कर्ता है तो सबसे पहले कर्ता ही आना चाहिए, फिर इसके बाद क्या आना चाहिए? कर्म आना चाहिए. कर्म क्या है? साइकिल है. और इसके बाद आना चाहिए क्रिया. क्रिया क्या है? चलाता है, जिसमें चलाता मुख्य क्रिया है और है इसकी सहायक क्रिया है. ये जो वाक्य है ये सार्थक भी हो गया और पदक्रम के हिसाब से व्याकरणिक दृष्टि से अपने में पूर्ण भी हुआ और उसमें व्याकरण के नियमों का फॉलो भी किया गया. इसी के बाद नंबर 2 पर आता है वाक्य रचना में अनुवृत्ति. अनुवृत्ति क्या है? देखिए, जब वाक्य के किसी एक संज्ञा पद के लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार किसी दूसरे पद में समान परिवर्तन हो जाता है तो उसे वाक्य की अनुवृत्ति कहते हैं. हिंदी में अनुवृत्ति के दो मुख्य क्षेत्र हैं. कितने क्षेत्र हैं? 2 मुख्य क्षेत्र हैं. नंबर 1, कर्ता, कर्म तथा क्रिया के बीच अनुवृत्ति. ये क्या है? ये 2 प्रकार से हो सकती है, क्योंकि कर्ता और कर्म के बाद में क्रिया की क्या पोजीशन होती है, क्रिया का लिंग वचन क्या हो सकता है, इसमें प्रसंग चिन्हों का प्रयोग कर्ता के बाद किया गया है या नहीं किया गया है, कर्म के बाद किया गया है या नहीं किया गया है, तो क्रिया की क्या स्थिति होगी वाक्य में, इस प्रकार के में आप देखिए. नंबर क्या है आपका? कर्ता क्रिया अनुवृत्ति. इसमें नंबर 1 पर कर्ता और कर्म के बाद परसर्ग का प्रयोग न होने पर, कर्ता का परसर्ग चिन्ह क्या है भाई? कर्ता ने.
कर्म को, अर्थात कर्म का जो परसर्ग चिन्ह है अपना वो को है, और कर्ता का जो अपना परसर्ग चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है वो ने है। तो कर्ता और कर्म के बाद परसर्ग का प्रयोग न होने पर क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है। तो देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देते हैं, सीमा दूध पीती है। सीमा के बाद में, अर्थात सीमा तो करता है, तो सीमा या कर्ता का अपना परसर्ग चिन्ह का प्रयोग संबंधित वाक्य में नहीं किया गया है। और दूध है इसमें कर्म, कर्म के बाद में भी कर्म का जो परसर्ग चिन्ह है को, उसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहला नियम यही कहता है कि कर्ता और कर्म के बाद परसर्ग चिन्ह न होने पर, ना जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ना कर्ता के साथ परसर्ग चिन्ह है ना कर्म के साथ परसर्ग चिन्ह है, न होने पर क्रिया कर्ता के लिंग, कर्ता का लिंग क्या है, कर्ता है सीमा, सीमा का लिंग है आपका स्त्रीलिंग, सीमा का वचन क्या है, वचन है एक वचन, ठीक है, के अनुसार क्रिया प्रयोग की गई है या क्रिया प्रयोग की जाती है। क्रिया क्या है, पीती, क्योंकि सीमा स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग क्रिया पीने का जो रूप है स्त्रीलिंग में वो है पीती। वचन, वचन क्या है, सीमा एक वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की ही प्रयुक्त हुई है। ये पहले नियम के अनुसार। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, विपिन दूध पीता है। विपिन के बाद में विपिन करता है, दूध इसमें कर्म है, ना विपिन के बाद में परसर्ग चिन्ह लगा है ना दूध के बाद में परसर्ग चिन्ह लगा है। तो ऐसी स्थिति में जो क्रिया है पीना, पी, तो इसका जो वो आएगा, विपिन का लिंग क्या है, विपिन का लिंग है आपका पुरुष, पुल्लिंग, तो क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग ही होगा, इसलिए पीता आएगा। अच्छा, वचन क्या है, वचन एक वचन है, विपिन जो है एक वचन है, इसलिए क्रिया का वचन भी एक ही होगा, पीता। नंबर 2 है, कर्ता के बाद परसर्ग न हो और कर्म के बाद परसर्ग हो तो भी क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। देखिए, मोहन शीला को खिलाता है, ये एग्जाम्पल है। इसमें कर्ता के बाद परसर्ग चिन्ह नहीं है, कर्ता का परसर्ग चिन्ह क्या है, ने, तो मोहन के बाद में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। और कर्म का परसर्ग चिन्ह क्या है, को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ये परसर्ग चिन्ह है। तो शीला के बाद में परसर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है को का। ऐसी स्थिति में भी जो संबंधित वाक्य की क्रिया होगी वो कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही प्रयुक्त होगी। जो कर्ता का लिंग है, जो कर्ता का वचन है, जो कर्ता का पुरुष है, उसके अनुसार ही क्रिया प्रयुक्त होगी। इसके बाद है ख, कर्म क्रिया अवनति। यदि कर्ता के बाद ने का कोई अन्य परसर्ग हो तो क्रिया की अनुवृत्ति कर्ता के साथ नहीं होती। इसमें क्रिया की अनुवृत्ति कर्म के अनुसार होती है। जस्ट इसका उल्टा है, जो पहला मैंने नियम बताया था इसका जस्ट ये अपोजिट है। ये जो ख में कर्म क्रिया अनुवृत्ति है। एग्जाम्पल, रोहित ने रोटी खाई। अब कर्म के साथ परसर्ग चिन्ह लगा है और कर्ता के साथ परसर्ग चिन्ह लगा है, परंतु कर्म जो रोटी है इसके बाद में परसर्ग चिन्ह का प्रयोग संबंधित एग्जाम्पल में नहीं हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, नलिनी ने दूध पिया। इसमें भी कर्ता के साथ परसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, नलिनी के बाद में क्या आ गया, ने, परंतु दूध जो कर्म है इसके साथ
कर्म का अपना परसर चिन्ह को नहीं लगा हुआ है। अब यही तो है, नियम कहता है यदि कर्ता के बाद उसका परसर चिन्ह लगा हुआ हो, है ना, परंतु कर्म के बाद परसर चिन्ह न लगा हो तो क्रिया की जो अवनति है, क्रिया की जो स्थिति है वाक्य में, वो कर्ता के साथ न होकर के कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी। पहले कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई थी पहले नियम में, अब दूसरे में कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन और पुरुष प्रयुक्त होगा। इसके बाद है नंबर गए निरपेक्ष अवनिति। निरपेक्ष अवनिति क्या है? यदि वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद परसर्ग हो तो क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में रहेगी। यदि वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद परसर्ग चिन्ह हो तो क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग रहेगी। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अध्यापक ने सभी छात्रों को बुलाया। देखिए, अध्यापक इसका कर्ता है, इसके बाद भी परसर्ग चिन्ह लगा है, और कर्म के बाद सभी छात्रों के बाद में को लगा है, जो अपना कर्म का परसर्ग चिन्ह या विभक्ति चिन्ह है। बुलाया, बुलाया क्या है? इसमें क्रिया है, तो क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में रहेगी। बुलाया जो है एक वचन है और पुल्लिंग है। लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग कैसा है? पुल्लिंग, और वचन कैसा है? एक वचन। व्याकरण में यही नियम आपको याद रखने हैं। इसके बाद में संज्ञा सर्वनाम अवनति। संज्ञा सर्वनाम अवनति, इसकी डेफिनेशन क्या है? वाक्य में सर्वनामों के लिए वचन संज्ञा के अनुसार ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विकास मेरा भाई है और वह स्कूल में पढ़ता है। वह क्या है? वह जो सब्जेक्ट है वो सर्वनाम है, और विकास क्या है? कर्ता है। वाक्य में सर्वनामों के लिए वचन संज्ञा के अनुसार होगी। ठीक है। स्कूल क्या है? स्कूल संज्ञा है, और वह स्कूल में पढ़ता है, वह आपका सर्वनाम है, स्कूल आपका संज्ञा है। वाक्य में सर्वनाम के लिए वचन संज्ञा के अनुसार होगा। जो संज्ञा है, जो संज्ञा का लिंग वचन और पुरुष है, ठीक है ना, उसके अनुसार होगा। नेक्स्ट नंबर है विशेषण, विशेष से अवनति। इसके विषय में आप देखिए, यदि विशेष के पहले या बाद में विशेषण हो तो आक्रांत विशेषण विशेष के लिए वचन के अनुसार प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए, जैसे काली गाय, काला पेन, काली गाय। काली क्या है और गाय क्या है? गाय विशेष से है और काली विशेषण है। काला पेन, काला विशेषण है और पेन विशेष से है। इसके बाद है संबंध, संबंधी अन्वय। संबंध कारक का रूप लिंग वचन संबंधी के अनुसार या संबंधों के अनुसार होता है। संबंध कारक का रूप जो होता है उसके लिंग वचन और संबंध के अनुसार प्रयुक्त होता है। जैसे यह रोहन का लड़का है, रोहन का संबंध लड़के से है, पिता पुत्र का संबंध है, इसलिए इनका लिंग और वचन इनके संबंधों के आधार पर प्रयुक्त होता है संबंधित एग्जाम्पल में या वाक्य में। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट आने वाला जो आपका टॉपिक होगा उसमें आपका करूंगा रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। यहाँ से प्रारंभ करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।